आज की कहानी सच्ची कहानी। 5 बेटियां तो कभी अंजू के प्यार और सम्मान से भूलते जा रहे थे। अब उन्हें किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी और न ही कोई गिला शिकवा था। अंजू के घर पर भी उन्हें रहते रहते पूरे 2 महीने होने ही वाले थे। बस कुछ ही दिन शेष बचे थे। अंजू के घर पर बाबूराम जी का दिल बहुत अच्छे से लग गया था, पर वहाँ से जाना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बाप को सभी ने 2 महीने के लिए ही बांटा था। अंजू के घर से जाने के 2 दिन पहले ही अंजू बाबूराम जी के कमरे में उनके पास आकर बैठ गई, क्योंकि वह उनके साथ समय बिता। अंजू ने उनके साथ बैठकर नई पुरानी बहुत सारी बातें की और उनके साथ खूब सारा समय बिताया। अंजू के ऐसा करने से बाबूराम जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने अंजू को सीने से लगाकर उसको बहुत सारे आशीर्वाद दिए और ऐसा करते हुए उनकी आंखों से आंसू थर थर बहने लगे। तभी थोड़ी देर बाद अंजू का पति सुरेश भी उसी कमरे में आ गया, जहां पर वह दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे। सुरेश के हाथ में एक डायरी थी, जो कमरे में आते ही उसने अंजू के हाथ। अंजू ने उस डायरी को लेकर बाबूराम को पढ़ने के लिए दे दी। बाबूराम जी बड़े ही आश्चर्य से उस डायरी को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो डायरी उन्हें क्यों दी गई है। उन्होंने डायरी को हाथ में लेकर सुरेश से पूछा कि इसमें क्या है और वो उन्हें क्यों दी गई है, और यह किसकी डायरी है। अंजू ने बाबूराम जी को उसे पढ़ने के लिए कहा। बाबूराम जी ने डायरी को पढ़ने के लिए पन्ने पलटे और एक एक करके उसे पढ़ने लगे। उसे पढ़ते ही बाबूराम जी की आंखें खुली की खुली रह गई और वह कभी डायरी अंजू और सुरेश को देखते। डायरी को पढ़ते ही वह जत मुद्रा में आ गए। उन्हें एक गहरा सदमा पहुंचा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हुआ। उन्हें इतना सम्मान देने वाला दामाद और इतना प्यार करने वाली उनकी बेटी ऐसा कर सकते हैं। उस डायरी में बाबूराम जी पर जब से उनके घर रहने आए थे अब तक का किया हुआ सारे खर्चे का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। एक एक पैसे का हिसाब था उस डायरी में। उनके कमरे की साज सुविधा, उनके कमरे का बिजली का बिल, पर किया गया खर्चा, जाने आने में पेट्रोल या अन्य व्हीकल का टिकट का खर्चा, फल सब्जी अनाज दवाओं और भी न जाने क्या क्या, उन सभी का एक एक हिसाब लिखा हुआ था। बाबूराम जी कब कहाँ गए, उन्होंने कितना खर्चा किया, सब कुछ तारीख और समय समेत लिखा गया था। यह सब पढ़कर बाबूराम जी के दिल पर बहुत आघात हुआ। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। वो मन ही मन सोच रहे थे कि इन सभी लड़कियों को तो मैंने मकान बिकते ही सब कुछ अब इन सब को बूढ़े बाप से क्या चाहिए। वो अपने आप को और अपने कर्मों को कोस रहे थे। बाबूराम जी की आंखों से थर थर आंसू बहने लगे। अपनी आंखों को पोंछते हुए उन्होंने अंजू से कहा कि मैं तो समझ रहा था कि यह सब प्यार अपनापन सब इस बूढ़े बाप के लिए है, पर मैं गलत था। यह सब बाप के लिए नहीं, उसके पैसों के लिए था। वह रोते रोते अपने संस्कारों को कोस रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद मेरी ही परवरिश में कमी होगी, नहीं तो मुझे ऐसे धोखे नहीं खा। अंजू ने बड़े ही इतराते हुए कहा कि इसमें इतना रोने वाली क्या बात है पापा। जब आप सीमा को इतना कुछ दे सकते हैं तो मैंने तो वो ही मांगा है जो आप पर खर्च किया। जब आप सीमा का घर भर रहे थे तब तो आपको बुरा नहीं लगा। आज मैंने जरा सा कुछ मांग लिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है। आपको इतनी पेंशन मिलती है, थोड़ा बहुत आप हमें दे भी देंगे तो गरीब तो नहीं हो जाएंगे। अंजू के मुंह से यह सारी बातें सुनकर बाबूराम जी को एक झटका लगा। वो सोचने लगे कि कभी भी इसने जाहिर इसके मन में इतना जहर है। बाबूराम जी अब कुछ भी समझने की परिस्थिति में नहीं रह गए थे। अंजू ने बाबूराम जी से कहा, मुझे पता है पापा, आपने कब कब और क्या क्या सीमा को दिया है। उसके बच्चों की कॉलेज की फीस, उन्हें नई मोटरसाइकिल, सीमा को सोने की अंगूठी बनवा कर दी, और मुझे देने में क्या परेशानी है। बाबूराम जी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैसे दोनों बहनों ने मिलकर बाप को लूटने की साजिश रची है। दोनों ने एक दूसरे को बताया कि कैसे लूटा जा सकता है। बाबूराम जी अब अपने सोचने और समझने की शक्ति खो चुके थे। उनके मन पर एक के बाद एक जख्म बनते जा रहे थे। ये सब बातें बोलकर और बाबूराम जी के हाथ में चेक पकड़ाकर अंजू और सुरेश कमरे से बाहर चले गए। बाबूराम जी को आज अपनी पत्नी शांति की बहुत याद आ रही थी।
वह सोच रहे थे कि काश तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाती, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन सभी की बातों में आकर मैंने बरसों पुराना अपना घर बेच दिया। अब बाबूराम जी का मन सभी बच्चियों अब किसी के पास नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि किसी को भी उनकी जरूरत नहीं है। सभी को बाप की हर महीने आ रही पेंशन चाहिए, सभी को उनके पैसे दिखाई दे रहे हैं, सभी की आपस में होड़ है कि कौन किससे ज्यादा हड़प ले। उनका यह बूढ़ा बाप जिए या मरे उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। वह सोच रहे थे कि सीमा के घर धोखा खाने के बावजूद भी मैंने उन्हें माफ कर दिया था, वो भी अंजू के दिए अपनेपन और प्यार की वजह से। उन्हें लगा था कि उनकी बेटी में कोई तो किसी दबाव में आकर उसने वह सब किया होगा, पर आज अंजू ने तो उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया। उसने दिखावे का नकाब पहनकर उन्हें ऐसे जाल में फंसा दिया जहां से न तो निकलते बने और न ही उगलते बने। इतना सब होने के बाद उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था कि अब वो क्या करे और कहां जाए। वह सोचने लगे कि अब तो यह जीवन किसी काम का नहीं है, उनकी किसी को जरूरत नहीं है। वह आज बहुत ही दुखी थे। वो यह सारी बातें अपने मन में सोचे। अब बाबूराम जी को अंजू के घर रहते हुए 2 महीने पूरे हो गए थे और उसने अपनी छोटी बहन निधि को बाबूराम जी को अपने साथ ले जाने के लिए फोन कर दिया था। अंजू के फोन करते ही निधि और उसके पति कमल दूसरे दिन ही सुबह सुबह बाबूराम जी को लेने अंजू के घर पहुंच गए। बाबूराम जी अब निधि के साथ नहीं जाना चाहते थे, पर चाहते हुए भी वह ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि उनके पास रहने का दूसरा कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने बेमन से निधि के साथ जाने के लिए हामी। वो अब अच्छे से जानते थे कि इसे भी बूढ़े बाप से कोई मतलब नहीं है। बाप के नाम आ रही हर महीने की 42,000 रुपए पेंशन की जरूरत है। उन सब बेटियों के लिए बाप उनकी साइड इनकम था, जिसे बस जरा से दिखावे से ही कमाया जा सकता था। यह सारी बातें बाबूराम जी के दिमाग में चल रही थी। सब कुछ जानकर भी वो कुछ करने लायक नहीं थे। निधि के घर रहने के लिए वह अपना सामान लेकर तैयार हो गए। वो गुड़गांव में रहती थी। वो लोग कुछ घंटों का सफर तय करके बाबूराम जी ने मन में सोचा कि चलो एक बार फिर से अपने आप को लुटवाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी के घर की तरह से ही निधि के घर में भी उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। इस घर में भी बाबूराम जी को बाथरूम अटैच वाला कमरा दिया गया, सभी साज सुविधाओं के साथ। और हाँ, यहाँ पर एक चीज ज्यादा दी गई थी, वो था उनका नौकर नरेश। नरेश को बाबूराम जी की सेवा के लिए रखा गया था। हालांकि बाबूराम जी यह भली भांति जानते थे कि उसकी तनख्वाह उन्हीं से वसूली जाएगी। सब कुछ जानते हुए भी उन्हें यह तसल्ली थी कि कम से कम उनसे बात करने के लिए कोई तो उनके पास होगा। बाबूराम जी ने अपना मन मारकर वहाँ पर रहना स्वीकार कर लिया था। बाबूराम जी के कुछ दिन तो निधि के घर अच्छे से गुजरे, परंतु धीरे धीरे सभी के चेहरे सामने आने लगे। शुरू में तो नरेश उनके साथ ही रहता, उनसे बातें करता। कभी कभार वह घर से बाहर टहलने के लिए जाते तो नरेश उनके साथ ही रहता। बाबूराम जी भी नरेश को अपना अच्छा साथी। उन्हें लगता था कि कम से कम वह इस घर में उसके साथ तो अपने दुख साझा कर सकते हैं। पर निधि और कमल धीरे धीरे करके नरेश को बाबूराम जी से अलग करते गए। वह अब बाबूराम जी के साथ कम और उनके घर के काम ज्यादा किया करता था। बाबूराम जी के पास तो वह अब सिर्फ नाम के लिए ही दिखाई देता था। वैसे भी बाबूराम जी ये तो पहले से ही जानते थे कि ऐसा दिन आएगा उनका यहाँ पर रहते हुए, पर फिर भी उन्होंने यही सोचा था कि जितने दिन अच्छे से निकल जाए। कुछ दिन गुजरने के बाद बाबूराम जी ने नरेश को अपने पास कमरे में आने को कहा। नरेश उनके बुलाने से उनके पास आया। नरेश के कमरे में आते ही बाबूराम जी ने नरेश से पूछा कि क्या बात है, अब तो तुम बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आते। बाबूराम जी को इतने दिन साथ में बिताने के कारण नरेश से लगाव हो गया था। वो तो उसके साथ अपने सारे सुख दुख बांटने लगे थे, पर नरेश के इस व्यवहार के कारण वो बहुत निराश हो गए थे। यह कहते हुए बाबूराम जी की आंखों से क्योंकि वैसे भी उनसे कोई पहले ही ज्यादा बात नहीं करता था। कम से कम नरेश था उनके पास जिससे वह बात कर लेते थे, पर उसने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया था। वो उसके इस तरह से किए गए व्यवहार के बारे में जानना चाहते थे।
उनके इस प्यार और उनकी उदासी को देखते हुए नरेश ने बाबूराम जी को सब कुछ बता दिया कि कैसे निधि और कमल ने सिर्फ उनके नाम का फायदा उठाते हुए उसे अपने काम करने के लिए रखा था। उन्होंने उसे पहले ही बता दिया था कि उस बुरे आदमी के साथ बस कुछ दिन बिता, उसके बाद तुम्हें वही काम करना है जो हम बताएंगे। नरेश की बातों को सुनकर बाबूराम जी को बहुत दुख हुआ। इसके बावजूद भी काम वह उन लोगों के करता था और तनख्वाह बाबूराम जी ही देते थे। बाबूराम जी अपने कमरे में बैठे बैठे सोचने लगे कि यह कैसी बेटियां हैं जिन्हें अपने पिता की कोई परवाह नहीं है, जबकि सभी को पता है कि बाप ने उनके घर सिर्फ 2 महीने ही गुजारने हैं, उसके बाद तो वहां आना नहीं जब तक दोबारा नंबर नहीं आ जाता है। और इस बूढ़े बाप का क्या पता दोबारा नंबर तो 2 महीने तक अच्छे से नहीं रख सकती है। वो मन ही मन सोच रहे थे कि किसी ने सच ही कहा है कि माँ बाप बच्चों को एक कमरे में ही बड़े अच्छे से पाल लेते हैं, और यह सब बच्चे मिलकर भी एक बाप को नहीं पाल पा रही है। बाबूराम जी कमरे में बैठे हुए यही सब बातें सोच रहे थे कि इतने में निधि कमरे में आई और उसने बाबूराम जी को तैयार होने के लिए कहा। बाबूराम जी ने उससे पूछा कि कहाँ जाना है, पर वो कुछ न बोली और कमरे से चली गई। बाबूराम जी थोड़ी देर तक तो सोचते रहे कि पता नहीं कहाँ जाना, पर तैयार हो गए। सभी लोग एक कार शोरूम में घुसे। शोरूम के अंदर जाते जाते निधि ने बाबूराम जी को बताया कि हम लोग कार खरीदने के लिए आए हैं। बाबूराम जी और सभी अंदर जाकर कार पसंद करने लगे। निधि के पति कमल और उसका बेटा कार पसंद कर रहे थे कि तभी निधि ने बाबूराम जी से आकर कार के पैसे देने को कहा। बाबूराम जी उसकी बात को समझ ही नहीं पाए कि वह क्या कह रही है। बाबूराम जी उसे हैरानी से देखने लगे। निधि ने बाबूराम जी को बोला कि पापा यह कार तो कर रहे हैं, क्या आप हमें एक कार तक नहीं लेकर दे सकते हैं? बाबूराम जी उस शोरूम के अंदर कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते थे। वह बिना कुछ बोले शोरूम से बाहर निकल जाते हैं। बाबूराम जी के बाहर आते ही निधि भी उनके पीछे पीछे बाहर उनके पास आ जाती है और उन्हें तरह तरह के बहाने देकर उनसे कार के लिए चेक पर साइन करवा लेती है। बाबूराम जी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। निधि तो अपनी दूसरी बहनों से भी कई ज्यादा चालाक निकलती है। वो तो बाबूराम जी को बातों में फंसाकर लेती है, और जब यह बात दूसरी बहनों को पता चलती है कि निधि ने तो सीधा कार ही बाबूराम जी से ले ली है, तो सभी उन्हें अपने अपने तरीके से कोसने लगती है, क्योंकि सभी को अपने हिस्से में दूसरे से ज्यादा चाहिए था। अब तक बाबूराम जी बहुत परेशान हो गए थे। वह रोज रोज के दिखावे और अपने ही बाप के साथ की गई चालसाजियों से उब चुके थे। वो अपने लिए एक ऐसी जगह तलाशना चाहते थे जहां पर वो अपने जीवन के यह बचे हुए कुछ ही पल और अपना बुढ़ापा सुख चैन व आराम के, जहां पर न किसी की चिक चिक हो और न ही किसी की कोई चालबाजियां हो। वो बहुत परेशान रहने लगे थे। उन्होंने अपना आगरा का बरसों पुराना घर खुश रहने के लिए बेचा था, पर वो तो पहले से भी ज्यादा दुखी रहने लगे थे, और उनके इस अकेलेपन और उदासी से उनकी किसी भी बेटी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। वो सब तो बस इसी में लगी रहती थी कि कैसे और किस तरीके से अपने ही बाप को लूट सके। बाबूराम जी के एक बहुत पुराने दोस्त थे। बाबूराम जी ने उन्हें अपनी सारी तकलीफों के बातचीत करके बताया। तभी उनके दोस्त ने उन्हें वृद्ध आश्रम रहने की सलाह दी कि वहाँ पर तुम्हारे दिन सुकून से तो बीतेंगे। बाबूराम जी को अपने दोस्त की वृद्ध आश्रम जाने वाली बात सही लगी। उन्होंने सोचा कि जब किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है तो मैं भी किसी के बारे में क्यों सोचूं। बाबूराम जी ने मन में सोचा कि जिसकी जिंदगी जैसी चल रही है चलने दो, कम से कम बुढ़ापे के बचे दिन तो मेरे सही से गुजरेंगे। मेरे ही जैसे न जाने कितने लोग मुझे मिलेंगे, सुख दुख बांटने वाला कोई। बाबूराम जी ने अब सभी की तरफ से मोह खो दिया था। न ही अपनी बेटियों से और न ही उनके बच्चों से कुछ जुड़ाव रह गया था। उन्होंने वृद्ध आश्रम जाने का मन बना लिया था। बस वह आश्रम जाने से पहले अपने बड़े भाई से एक बार मिलना चाहते थे। वो अपने बड़े भाई राजाराम जी से बहुत प्यार करते थे। वो उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करते थे, इसीलिए वो वृद्ध आश्रम जाने वाली बात उन्हें बताना चाहते थे। बाबूराम जी की पत्नी और उनकी भाभी में कभी भी नहीं बनती थी,
इसी वजह से वह दोनों भाई नहीं पाते थे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इन दोनों भाइयों के न मिलने से आपस में दोनों में जरा भी प्यार कम हुआ हो। बाबूराम जी अपने भाई को याद करते हुए अपने बचपन में खो जाते हैं। वो उन दिनों की बातें याद करने लगते हैं कि कैसे वो और उनके बड़े भाई राजाराम जी एक साथ मिलकर बड़े प्यार से रहा करते थे। परंतु अपनी अपनी शादियों के बाद दोनों ने रोज रोज की कलह से बचने के लिए अकेले अलग अलग रहना ही वाजिब समझा था, जिससे दोनों परिवारों